हेलो, मेरे को शक तो हो रहा था पहले, वो जब ऑफ गया ना, ऑफ हो गया था ना बीच में। चलिए कोई नहीं, ये आया क्या आपको? नेक्स्ट हम बात करेंगे, ग्रेचुइटी की बात करके चलेंगे। चलिए कहाँ चलें? कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। देखो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया अपना? ग्रेचुइटी। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहला कर रहे हैं हम लोग ग्रेचुइटी। अगर ग्रेचुइटी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे तो एक बात बताना, ग्रेचुइटी मतलब क्या, कब मिलता है? ये रिटायरमेंट के वक्त मिलता है। तो रिटायरमेंट के बाद एक साथ पैसा मिलता है। ये एक तरह का ग्रैटिट्यूड शो होता है किसकी तरफ? एम्प्लॉय की तरफ, कि भैया आपने इतने साल तक हमारे साथ काम किया, और वैसे हमारे साथ तो नहीं होता, अंडर में होता है, ठीक है ठीक है, हमारे साथ काम किया और इसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? ये बेनिफिट दे रहे हैं। तो एक साथ अगर जैसे ही उसमें मिला, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, तो वहाँ पर फिर कौन आता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम्हें मज़ा आया, हमें भी मज़ा चाहिए, ठीक है क्या? तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं इनकम टैक्स? क्या कह रहे हैं? टेंशन मतलब, वो टेंशन में आता, कहता है टेंशन मतलब यहाँ पर हम भी आपको क्या देंगे? कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन देकर चलेंगे। सारा कुछ टैक्स नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन करके चलेंगे। आ जाओ, तो इसमें सेक्शन नंबर कौन सा है? एग्जेम्पशन किस में मिलती है? 10 में, ठीक है क्या? 10 केस नंबर 1, सबसे पहले क्या बोल रहा है? ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस में हैं फिर भी आपको ग्रेचुइटी नामक कोई भी चीज़ें मिलती हैं। समझ में आ रहा है कि यानी कि एम्प्लॉयर कहता है कि मैंने इसके खाते में क्रेडिट कर दिया है और वो इसकी ग्रेचुइटी है। वो क्या है? इसकी ग्रेचुइटी है। यानी कि सबसे पहले रिटायरमेंट में रहते हुए भी आप ग्रेचुइटी का कुछ ना कुछ पार्ट उठा सकते हैं, और वो कहता है कि ग्रेचुइटी है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग अच्छा वो ग्रेचुइटी है हम भी फुल्ली टैक्सेबल करेंगे, ठीक है क्या? क्या हो जाएगा? चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा अगर सर्विस में उसको कुछ भी, ड्यूरिंग दी सर्विस अगर उसको कुछ भी ग्रेचुइटी मिल रहा है तो। ओके, नेक्स्ट समझो इसको। कह रहे हैं ग्रेचुइटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, मतलब रिटायरमेंट ही हो गया, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस अगर बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है तो क्या होगा? तो सेक्शन नंबर 10 सामने आएगा और वो कहता है कि अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर लोकल अथॉरिटी का, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अदर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। जिसको भी देखोगे हाँ ग्रेचुइटी मिलेगी आपको सर, तो कह रहे ग्रेचुइटी में टैक्सेबिलिटी क्या है? अरे पूरा एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अदर्स यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट भी यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी होता है, वो तो फॉरेन गवर्नमेंट का, तो वो प्राइवेट ही हमारे लिए माना जाएगा। तो यानी कि उसके लिए क्या कह रहे हैं? उसके लिए कह रहे हैं हम लोग कि एम्प्लॉय कवर्ड इन पोगा। पोगा में मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, इसको क्या बोलेंगे? पोगा। पोहा नहीं, पोगा, ठीक है क्या? 1972 अगर वो पोगा में कवर्ड है या फिर पोगा में वो कवर्ड नहीं है, मतलब एक्ट के तौर पर वो लिखेगा कि वो पोगा में कवर्ड है या नहीं है, एक्ट में वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है एम्प्लॉय, ठीक है क्या? अब अगर वो उसने बोला कि पोगा में कवर्ड है तो क्या बोलेंगे? लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। कह रहे हैं कि पहली बात, सबसे पहले ग्रेचुइटी तो मिलेगा जितना, उससे ज़्यादा तो एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, तो ग्रेचुइटी रिसीव तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 लाख से ज़्यादा अपन लोग एग्जेम्पशन देंगे नहीं, इससे ज़्यादा मिलेगा तो टैक्स कर डालेंगे। अच्छा, तीसरा बोला उसने 15 दिन की सैलरी, 15 दिन की सैलरी पर मंथ और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कह रहे हैं कितना साल तुमने कंप्लीट किया, कह रहे हैं क्या? कितने साल तुमने सर्विस कंप्लीट की। मान लो उसने 30 ईयर्स किया कंप्लीट, ठीक है क्या? तो 30 ईयर्स ले लिया जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 30 ईयर्स। उस वक्त क्या सैलरी थी जब आप रिटायर कर रहे थे? हमने कहा 50,000 रुपये यहाँ पर थी सैलरी। कितनी थी? 50,000 रुपये पर मंथ। तुम पर मंथ कितनी हो गई? इतना, ठीक है। हाँ, तो 12 नहीं करेंगे, पर मंथ ही लेनी है। यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ थी, ठीक है। और उसने बोला जितना भी आपका था उसका जितने दिन आपने हमें सर्विस दी है वो वाला मल्टीप्लाई करेंगे और 15 दिन की सैलरी लेंगे उसकी। 15 दिन में से 26 यहाँ पर दिया गया है। ये बेनिफिट है या फिर लॉस है? बोलो।
अब वैसे लॉस है ये। बेनिफिट है ना। 15 दिन की सैलरी डिवाइड अगर हमने डिनोमिनेटर को कम कर दिया तो फायदा ही तो है, डिनोमिनेटर को कम कर दिया, यानी 4 दिन की छुट्टी तो मिलती है तुमको। तो यानी कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया ये बेनिफिट, कह रहे हैं कि भैया क्या 15/26 कर लो तुम। समझ में आया क्या? तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा सैलरी निकलेगा ना। अच्छा, ये पोर्शन लिमिट में जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्या ज़्यादा एग्जाम्शन मिले, क्योंकि एग्जाम्शन के लिमिट पड़ रहे हैं। दिमाग में पहले वो डालो सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जितना ये ज़्यादा निकलेगा उतना फ़ायदा है आपका। तो यानी कि उन्होंने क्या करा, 15 दिन की सैलरी 15/26 करेंगे, और यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर सैलरी के पर मंथ और जितना पर ईयर आपको दे दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ कंप्लीटेड ईयर। यानी कि अब यहाँ पर एक और बेनिफिट दिया, जो भी पोगा में कवर हो रहा है तो उसको बेनिफिट मिल रहा है। एक तो बेनिफिट ये मिला, और एक दूसरा बेनिफिट क्या है, ये वाला। यानी कि अगर आपने 30 साल, देखो यहाँ पर नीचे, अच्छा 22 साल, 6 मंथ से ज़्यादा मतलब इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, उसको पूरा साल कंसीडर करेंगे। यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 22 साल 1 महीने तो कितना हो जाएगा, 22 साल। 22 साल 6 महीने काम किया, 22 साल। 22 साल 7 महीने काम किया, 23 साल उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सैलरी जो बोल रहा है वो कि पर मंथ की सैलरी में क्या इंक्लूड करेंगे, बेसिक एंड डीए। और डीए यहाँ पर जब कंसीडर कर लिया गया है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैलकुलेटिंग 15 डेज सैलरी एंड नंबर ऑफ डेज इन दी मंथ्स, कितना आ जाएगा बोलो, 26। इसको कंसीडर किया जाएगा, यानी 15/26। ठीक है क्या, ये समझ में आएगा। और 15,000, अच्छा 50,000 की उसकी पर मंथ की सैलरी आ गई, और मल्टीप्लाइड बाय जितना भी साल उसने कंप्लीट किया है। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको एक राउंड फिगर में क्या कर देंगे, वो ज़्यादा कर देंगे, 1 साल। ठीक है क्या, तो वो बेनिफिट है क्या इनको। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किस चीज़ की, मैंने कहा कि अगर वो पोगा में कवर नहीं होता तो ग्रेचुटी रिसीट 20 लाख से ज़्यादा उसको भी देंगे नहीं, ये दोनों तो सेम रहेगी। अब यहाँ पर कहा सीधा हाफ, यानी कि कितना बोल दिया, 15/30 बोल दिया गया। बेनिफिट इसको उतना ज़्यादा नहीं मिला। कह रहे हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कौन सा बोल रहे हैं, बोलो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड मतलब जितने साल सर्विस की होगी सिर्फ उतना, पार्ट वार्ट का भूल जाओ। पूरा साल किया है तब जाके वो पूरा साल का होगा, वरना नहीं। ठीक है, और एवरेज सैलरी पर मंथ बोला गया, यानी लास्ट में नहीं, जो पोगा में कवर था उसका लास्ट मंथ का ले रहे थे। और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, कह रहे हैं एवरेज ले रहे हैं, वो भी एवरेज कितने महीने का लेंगे, एवरेज कितने महीने का लेंगे, कह रहे हैं कि एवरेज पूरे पिछले 10 महीने का लिया जाएगा। बात समझा या नहीं समझा, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे मान लो लास्ट में वैसे सैलरी चल रही है 10,000, रिटायरमेंट का टाइम आया, उस महीने की सैलरी कर दी हमने 60,000। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, उस महीने की सैलरी कर दी हमने 60,000 ताकि हमको एग्जम्पशन लिमिट ज़्यादा मिले। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, ठीक है तुमने 60,000 कर दी चलेगा, लेकिन हम लोग एवरेज निकालेंगे पिछले का। एवरेज ऑटोमेटिकली कम आएगा या नहीं आएगा बोलो, तो एवरेज निकालेंगे पिछले 10 महीने का, इमीडिएटली प्रेसिडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि एवरेज किसका हो जाएगा, बेसिक सैलरी का एवरेज, डीए इन टर्म्स का एवरेज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीए इन टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया जल्दी से बताओ, यहाँ पर डीए इन टर्म्स है, यहाँ पर पूरा डीए है, तो यहाँ पर एक और बेनिफिट आ गया, यहाँ पर पूरा डीए और यहाँ पर कितना आ रहा है, डीए इन टर्म्स। ठीक है, एन प्लस क्या चीज़ आ जाएगा, जैसे डीए इन टर्म्स एक बेनिफिट हटाया, मतलब डीए इन टर्म्स कर दिया ना, तो फिर हमने कमीशन जोड़ दिया उधर। कमीशन कौन सा, फिक्स टर्नओवर वाला। बात समझे या नहीं समझे, इन टर्म्स मतलब वही रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो निकाला था, रिटायरमेंट बेनिफिट, इन टर्म्स मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो यानी कि कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये आ गया कितना। अच्छा, इफ एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, देखो कब रिटायर हो रहा है, 18/11/2022 को रिटायर हो रहा है। देन 10 मंथ कहाँ से काउंट किए जाएंगे, 10 मंथ कहाँ से काउंट किए जाएंगे, फर्स्ट, अच्छा मतलब जनवरी से लेके उसकी अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर में रिटायर हुआ, फिर उसके क्या पिछला मंथ कौन सा रहेगा उसका, अक्टूबर से पिछला मतलब 10 महीने पीछे चले जाओ, कितना हो जाएंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 10 महीने हो गए यहाँ पर। उस 10 महीने की सैलरी आपको निकालनी है, वो भी सैलरी में क्या, एवरेज सैलरी, एवरेज डीए और एवरेज कमीशन। या तो ये कर लो, या तो सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन करके उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, वो भी एवरेज निकल जाएगा। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है क्या, सबका एवरेज कर लो,
या फिर सबको जोड़कर एक बार में एवरेज कर लो, तो दोनों भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किस चीज़ का बेनिफिट है क्या बताओ? किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं है क्या? चलो, तो यानी कि यहाँ तक तो बी तो हमने सीख लिया। जल्दी बताओ यहाँ पर, बोलो अगर पोगा में कवर हो जाता है तो क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पर। तो सबसे पहले ये तो पता ही है ना, क्या बोलो सबसे पहला, ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा 20 लाख से ज़्यादा उसको देंगे नहीं। तीसरा बोला कह रहे हैं कि भैया 15/26 मल्टीप्लाइड लास्ट मंथ का सैलरी पर मंथ, और वो भी क्या कंप्लीटेड ईयर है क्या? अच्छा, और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा जल्दी से बताओ यहाँ पे? बेसिक सैलरी प्लस डीए पूरा। इन टर्म्स है क्या? नहीं। इन टर्म्स नहीं है तो फिर उसको कमीशन भी है क्या? नहीं है ना, इसमें नहीं है, ठीक है क्या? अच्छा, मल्टीप्लाइड कर देंगे इसमें से कितना, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर, और कंप्लीटेड ईयर में इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ वाला बेनिफिट है क्या? हो गया। अगर पोगा में कवर्ड नहीं है, तो क्या हो जाए? सबसे पहला ग्रेचुइटी रिसीव, दूसरा 20 लाख, तीसरा, अब देखो ये बेनिफिट में से सारे सब जगह से बेनिफिट छीन लिए गए यहाँ से, जितने भी बेनिफिट थे। सबसे पहला बेनिफिट यहाँ से छीना क्या? हाफ ऑफ द सैलरी कर दिया। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एवरेज सैलरी कर दिया। देखो एवरेज सैलरी में भी सैलरी क्या? बेसिक सैलरी, और वो भी डीए इन टर्म्स आ गया। चलो इन टर्म्स अगर कर दिया तो एक बेनिफिट और दे दिया, क्या? फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ले आए यहाँ पर, और फिर उसके बाद प्लस कर दिया हमने इसमें से क्या, बोलो मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीटेड ईयर। तो एवरेज क्या? एवरेज सैलरी हो गई नहीं तो यहाँ पर क्या? कंप्लीटेड ईयर हो गया ना। कंप्लीटेड ईयर में क्या अपना 6 मंथ वाला बेनिफिट है क्या? नहीं है। तो यानी तीनों ही चीज़ों में से इसका बेनिफिट छीन लिया गया है। याद हो गया क्या? कुछ डीए इन टर्म्स का मतलब होता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हमने लिखा था ना 50%, जो एचआरए में पढ़ा था। एचआरए में कैलकुलेशन के लिए, स्पेशली कैलकुलेशन के लिए उसके लिए अलग से निकाला था 50%, 1,20,000 का 50% कर दिया था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इन टर्म्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऑल्दो डीए जो होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, सिर्फ इनकी कैलकुलेशंस के लिए ये निकालना पड़ेगा, एग्जेम्पशन लिमिट के लिए ये निकालना पड़ेगा। ओके क्या? यहाँ तक समझ में आया? बोलो जल्दी से। एक्ट के वो सामने उसमें ज़्यादा एक्ट में जानने की जरूरत नहीं है। पोगा में वो सामने आपको देगा कि ये पोगा में कवर है या नहीं कवर है, वो साफ लिखेगा आपको। समझ में आ रहा है कि वो कह रहा है कि ये पोगा में कवर है, ये पोगा में कवर नहीं है, ठीक? किसमें नहीं होगा तो ये वाला, अगर वो कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, वैसे वो लिखेगा, लिख कर देगा आपको, ठीक है? तो कुछ नहीं होगा तो आप पोगा में कवर्ड नहीं मानना, ठीक है? वैसे अगर क्या बोल रहा हूँ कि अगर एजम्पशन आपको कुछ भी ले सकते हो, अगर कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा के नीचे उसमें लिख देना कि हमने एजम्पशन लिया, पोगा में कवर्ड है, तो ये आएगा आंसर, ठीक है क्या? क्योंकि आईसीआई भी देखता है अगर हमने नहीं लिखा है तो दोनों आंसर वो देके चलेगा उनको, ठीक है? दोनों आंसर देके चलता है तो क्या बोलेंगे वो? अगर दोनों आंसर देके चल रहा है तो फिर क्या बोलेंगे? क्योंकि कोई सा भी सही हो सकता है आपका, ठीक है? चलिए क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। सबसे पहला ग्रेचुइटी रिसीव 5 लाख रुपए, सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है क्या? लास्ट डे की है, लास्ट डे सैलरी है, और सैलरी बिल्कुल वैसी की वैसी है, कोई भी चेंज नहीं है सैलरी, ठीक है क्या? कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा, और अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सैलरी हो गई है तो वही फिर एवरेज वाले में चेंज आएगा ना, सोचो। वो तो इसमें नहीं आएगा, पोगा में वैसे ही रहेगा, ठीक है क्या? अच्छा, अब डीए अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर डीए है हमारा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ
बेसिक सैलरी और 50% इंटर्न्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर यानी कमीशन की बात कर रहा हूँ, कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये आ गया आपका 30% ऑफ 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ क्या है, टर्नओवर है। ठीक है क्या, चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर मेरे को ग्रेचुटी का कितना टैक्सेबिलिटी आएगी, ग्रेचुटी कितनी टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहला क्या चीज़ आ जाएगा, ग्रेचुटी रिसीव्ड आ गया, कितना जल्दी बता दो, 5 लाख रुपए। दूसरा बता दो जल्दी से। अच्छा ये फर्स्ट लिख लेना, केस नंबर 1, ही इज कवर्ड इन पोगा। पोगा में 1972 था ना, 1972 था क्या? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिखो इधर। he has completed 20 years 6 months 15 days 20 years 6 months 15 days। ठीक है क्या? चलिए, तो सबसे पहले अगर आ गया हमारा ग्रेचुटी रिसीप्ट आ गया। दूसरी लिमिट क्या थी हमारी, स्टैंडर्ड लिमिट थी, इसमें स्टैच्यूटरी लिमिट बोलते हैं इसको, क्या कौन सी बोलते हैं, स्टैच्यूटरी लिमिट। ठीक है, वो लॉ की तरफ से लिमिट कितनी है, 20 लाख रुपीज़। ठीक है क्या? नेक्स्ट थर्ड में क्या बोल रहे थे, 15 दिन की सैलरी लेंगे, 26 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 21। कितने साल लेंगे हम उसको, बोलो बोलो। हाँ 6 मंथ 15 डेज, तो एक्सीड कर गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा। ठीक है क्या? कंप्लीटेड ईयर कितना हो जाएगा, 21। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर 50,000 ही आएगा या फिर डीए भी आएगा? डीए भी आएगा। डीए कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से। 20% ऑफ बेसिक हो गया 10,000, कितना आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, प्लस कितना था, 5 लाख है ना उसका, 5 लाख का 50,000 पर मंथ। हाँ, तो इसको पहले पर मंथ निकाल दो इसका। 50,000 का 20% लेंगे ना। हाँ तो 50,000 का 20% भी ले लो, बात वही है, 10,000 हो गया दोनों में भी बात। अच्छा कितना आ जाएगा, एनुअल का लेंगे ना 20%। किसका, सर डीएफ में एनुअल लेंगे ना। सर बेसिक सैलरी एनुअली का 20%। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर दोनों में से, देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर डीए में क्लैरिटी अच्छा नहीं आ रही ना, इसमें डीए में क्लैरिटी नहीं है, तो इसको सीधा सीधा एक फिक्स कर लो, फिक्स अमाउंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें दी है ना मैंने तुम्हें, वरना तो क्या 50,000 के हिसाब से ऊपर 6 लाख आना चाहिए पूरे साल में अगर है तो 6 लाख लिख लो इसको, 6 लाख लिखो इसको, 6 लाख लिख लो। 50,000 के साथ के हिसाब से क्या आना चाहिए, 6 लाख होगा ना पूरे साल की, पूरे साल का क्या होगा, सैलरी ना सर, आपने हाँ। जीआर कर दिया। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा ग्रेचुटी रिसीव्ड है ना ये तो, सैलरी टोटल, हाँ तो सैलरी ठीक तो है, ठीक तो है। ऊपर क्या थे, एनुअल बोल रहे हो तुम भी मैं भी सोचा कि मैंने सैलरी दे दी क्या तुम्हें। अच्छा सुनो, सैलरी कितनी थी, 50,000 पर मंथ, तो उसका क्या है 20%, वही सेम है डीए सेम है 20% ऑफ सैलरी। 20% ऑफ बेसिक हो गया 10,000। ठीक है, तो कितना 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, 1,20,000। ठीक है 50,000 का 20% 10,000 हो गया, सीधा पूरा ही आएगा क्या, यस सर। पूरा ही आएगा ना, डीए पूरा ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 21। कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, क्या हुआ, इंटर्न थोड़ी लेना होगा बीए तो 1,20,000। क्या, पर मंथ लेंगे ना, पर मंथ ही तो देख रहे हो वहाँ पे, सैलरी पर मंथ निकाल रहे हो तो पूरे साल का डीए क्यों लोगे, अरे सैलरी पर मंथ ही चाहिए ना, तो लास्ट मंथ की तो सैलरी का डीए होगा, समझ में आया, कितना 726 923 यही आया, ठीक है। विच एवर इज लोअर कौन सा आ गया, 5 लाख ही आ गया पूरा, तो यानी कि पूरा का पूरा ग्रेचुटी जितना भी मिलेगा पूरा का पूरा एग्जाम हो गया यहाँ पर। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसकी, दूसरा
केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या बोलेंगे? इज नॉट कवर्ड अंडर, नॉट कवर्ड बाय होगा। होगा कितना आ जाएगा? 1970 इज नॉट कवर्ड बाय पोगा। तो सबसे पहला क्या चीज़ आ जाएगा, जल्दी से बता दो क्या है? ग्रेचुइटी रिसीव्ड आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा ग्रेचुइटी रिसीव्ड? बोलो जल्दी से। 5 लाख क्या? नेक्स्ट दूसरा भी बिल्कुल सेम रहेगा क्या? स्टैट्यूटरी लिमिट हमारी कितनी है? 20 लाख रुपीस। नेक्स्ट बोल दो जल्दी से। थर्ड, हाफ ऑफ सैलरी। और एवरेज सैलरी कितना होगा बताओ? एवरेज सैलरी पर मंथ वही रहेगी क्या? सेम, क्योंकि जब कोई चेंज ही नहीं आया, जब कुछ चेंज ही नहीं आया पूरे साल में, डीए में कहाँ चेंज है? मैंने बोला 20% ऑफ सैलरी है, तो जितना भी 20% रहेगा उसी का 20% है, यानी कि हर महीने में 60 हज़ार रुपये तो मिल रहे हैं डीए प्लस ये, ठीक है। और क्या आ जाएगा? कमीशन, उसका 50% आएगा और कितना आ जाएगा? कमीशन आ जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, सैलरी में से कितना? बिल्कुल सही है, 50,000। डर क्या रहे हो? 10,000 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? इन टर्म्स, इन टर्म्स बोले तो कितना टर्म्स लिखा है? 50% लिखा है, ये इन टर्म्स आ गया। प्लस मैं कह रहा हूँ एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज बिल्कुल सेम ही आएगा जो ये पर मंथ का आएगा, ठीक है क्या? कितना आ जाएगा? कमीशन 90,000 था क्या? 30% 90,000 होगा। हाँ ठीक है, 90,000। तो कितना आ जाएगा? 90,000 रुपीज। कितना? सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? ये आ गया बेसिक सैलरी। नहीं सर, ऊपर फर्स्ट सेकंड सेकंड में स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। नहीं। अच्छा यहाँ पर कितना आ गया? 10। ये कितनी, ये क्या है हमारा? अरे बोलो, ये डीए इन टर्म्स है ना? डीए लिख लेना साथ साथ में वहीं पे, डीए इन टर्म्स। अच्छा, और ये क्या है हमारा? कमीशन है, ठीक है क्या? और फिर मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है यहाँ पर? 20 ही होगा क्या? बिल्कुल सही है। देखो एवरेज, एक बात बताओ मेरे को कि अगर ये पर मंथ की ये आई है सैलरी, टोटल मिला उसको कितना सैलरी है बोलो? 50,000 और इसका आ जाएगा 5,000। तो इसका 5,000 आ जाएगा क्या? नहीं 50%, 5,000, हाँ 50,000 5,000 प्लस 90,000 कितना आ जाएगा? 1,45,000। 1,45,000 की सैलरी आ गई इसकी, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा बोलो? 20 ये आ जाएगा। अच्छा 1,25,000, अच्छा मैं कह रहा हूँ 1,45,000 पिछले 10 महीने में भी वही था क्या? तो पिछले 10 महीने में तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँ सीधा, और डिवाइड बाय 10 करोगे तो बिल्कुल वही नहीं आएगा पर मंथ की सैलरी, ठीक है। तो निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है? हाँ, तो निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अगर एवरेज बात करो मैं यहाँ पर, क्या है ये? एवरेज सैलरी है। ये क्या है? टोटल मिला के एवरेज सैलरी आ रही है। अच्छा, अगर मैं कोई चेंज देता बीच में तो चेंज हो जाता ना, तो चेंज देने की ज़रूरत है मेरे को अभी यहाँ पर? अरे चेंज देने की ज़रूरत है क्या? डीए अगर चेंज हो जाएगा तो फिर डीए कैलकुलेट कर लोगे ना तुम लोग, ठीक है। कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 1,45,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना? 14,50,000 है ना? 14,50,000। और यहाँ पर कितना आ रहा था? दूसरे वाले में कितना आ रहा था? दूसरे वाले में सर अभी हो तो गया। अच्छा यही तो है। अच्छा ठीक है, कितना हो गया जल्दी 5 लाख हो बताओ? जाएगा। ये कौन सा है? 5 लाख। 5 लाख ही क्या है हमारा? लोअर है। तो ग्रेचुइटी रिसिप्ट कितना आ गया? ही पूरा का पूरा एग्जाम हो गया है। ओके क्या? दोनों में भी क्या, चाहे वो कवर्ड हुआ चाहे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो क्या, मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ली, ठीक है। सैलरी मैंने बहुत ज़्यादा बनाई, कमीशन भी दे दिया तुम्हें, तो इसीलिए तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आ रहा था? यही आ गया, ठीक है क्या। इससे मतलब इस लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, वरना अगर सैलरी कम हो
और ये सारी चीज़ें कम हो तो वो क्या क्या चीज़ आ जाएगी, थर्ड वाली लिमिट आ सकती है। ठीक है क्या, और थर्ड वाली लिमिट आ गई तो उतना ही एग्जाम्प्ट होगा। और अरे समझ पा रहे हो, कैलकुलेशन चेंज हो गई ना। हाँ मतलब हाँ तो कमीशन भी तो इसमें उतना ही हो जाएगा ना टोटलिटी में। अगर मैं बोलूँ अच्छा कमीशन ये पूरे साल का नहीं है, ये पूरा उस मंथ का है, पर मंथ ये पर मंथ है, पर मंथ है। अच्छा 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 रुको, फिर इसको पर मंथ ही कर दूँ क्या मैं, इसको पर मंथ कर देता हूँ ना। लो चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, 90,000 डिवाइडेड बाय, बोलो। अरे फिर कमीशन अगर मैं इसको ना अलग करूँगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। हर महीने का ही लिख दो इसको, पर मंथ लिख दो इसको। परसेंटेज कितना, ये सीधा 90,000 पर मंथ कर दो इसको क्या करना है 90,000 पर मंथ, ठीक है। और ये हर महीने का कमीशन मिल रहा है उसको 10%, ठीक है। अगर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैंने कहा फिक्स वाला हो जाएगा ना, क्या चीज़, 90,000 वाला नहीं कमीशन मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये हर महीने का है, क्योंकि एक महीने की वहाँ पर चाहिए ना हमें। अगर कमीशन उन्होंने पूरे साल का दिया तो हर महीने आप डिवाइड करोगे उसको, फिर डिवाइड करोगे 12 से डिवाइड करके, फिर उसका एवरेज दूसरा आ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा उसका, चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, या तो इसको डिवाइड करके भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो पर मंथ दे दिया तो बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर वो पूछे पिछला होगा तो पिछला जितना कमीशन उसको मिल रहा है टर्नओवर के हिसाब से उतना आपको निकाल लेना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है इस पे, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं आता। नेक्स्ट अब देखो क्या बोल रहे हैं इस पे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं 5 लाख यहाँ पर पूरा हो गया ना। अगर कम आता तो क्या करते, 5 लाख में से वो माइनस करते, बाकी को क्या कर देते, बाकी को टैक्स कर देते पूरा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट में है और उसको 3 लाख रुपए ग्रेचुटी मिली है तो क्या करेंगे, पूरा टैक्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट। अरे ड्यूरिंग द ईयर कोई भी मिलेगा, चाहे वो मैंने बताया था तो टैक्सेबल, हाँ वो तो टैक्सेबल है। तो अभी मैं फिर क्या बोला, तो मैंने क्या बोला ड्यूरिंग द ईयर ही तो बोला मैंने। ड्यूरिंग द ईयर किसी को भी कुछ भी मिले ग्रेचुटी के नाम पर क्या हो जाएगा, वो तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें कोई भी पोगा वगैरह कवर नहीं है, ठीक है ना। उसमें पोगा में कवर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी कि उसको क्या कर देंगे फिर टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन रिटायरमेंट में मिल रहा है तो फिर 2 चीज़ें करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फुल्ली एग्जम्प्ट, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पोगा में कवर है या नहीं है। पोगा में कवर है तो क्या चीज़ बोलेंगे, सबसे पहले 5 लाख रुपए, फिर उसके बाद 20 लाख रुपए, तीसरे में 15/26 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी में 2 चीज़ें आएंगी, क्या बेसिक और डीए, और फिर उसमें लास्ट में कंप्लीटेड ईयर और उसमें 6 मंथ का बेनिफिट मिलेगा क्या, यस। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, पोगा में जो लोग कवर नहीं हो रहे, तो जो लोग पोगा में कवर नहीं है जल्दी से बता दो क्या होता है, हाफ ऑफ सैलरी। अच्छा पहले होता है ग्रेचुटी रिसीव्ड, फिर 20 लाख और फिर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ सैलरी, वो भी लास्ट एवरेज ईयर, एवरेज 10 मंथ्स का निकालेंगे। 10 मंथ्स कैसे एवरेज निकलेगा, जिस मंथ में आप रिटायर हुए उसके पिछले महीने के 10 महीने की सैलरी ले जाएगी। सैलरी में 3 चीज़ें इंक्लूड की जाएगी, एक तो चीज़ आ गई क्या बेसिक, फिर उसके बाद डीए टर्म्स कर दिया तो इसको, फिर कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन दिया जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद अगर मैंने कर दिया क्या बोलो, हाँ कंप्लीटेड ईयर ऑफ, ठीक है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हो गया तो कितना हो जाएगा बोलो, उसमें 6 महीने से ज़्यादा का बेनिफिट है क्या, नहीं पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है क्या। क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको कमीशन देते नहीं है पहली बात, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना होता है, क्योंकि नॉन पोगा और मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें 14,50,000 आया, कहाँ ये 14,50,000 आया ना, तो 14,50,000 तो एक लिमिट है ना, तीसरी लिमिट, तीनों में से लोअर देखोगे ना, तीनों में से लोअर कितना आ रहा है 5 लाख, वो एग्जेम्पशन मिलेगा, तो मिला ही 5 लाख है और 5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल गया, तो यानी कुछ भी टैक्स नहीं होगा, ठीक है ना। लिमिट तभी तो दी है कि 5 लाख मिला ही 5 लाख है, तो उससे ज़्यादा कैसे देते हैं हम तुमको, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन 1 एम्प्लॉयर, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिल रहा है ग्रेचुटी, 2 जगह काम कर रहे हैं और 2 जगह से ज़्यादा, वो भी सेम प्रीवियस ईयर में मिल रहा है, तो स्टैट्यूटरी लिमिट जो है हमारी वो 20 लाख ही रहने वाली है,
बात समझे क्या? ऐसे नहीं कि इसके साथ हमने 20 लाख करके निकाला और फिर उसके साथ अलग से 20 लाख करके, यानी 40 लाख की लिमिट ले ली हमने, नहीं, पूरा का पूरा टोटालिटी में देखा जाएगा कि टोटल रिसीव कितना हुआ है इधर का और उधर का, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना रिसीव हो गया और फिर वही 20 लाख से एक बार आ जाएगा और फिर उसका हाफ ऑफ द लास्ट मंथ की सैलरी वगैरह, ठीक है। अच्छा, अन एसएससी इज इन जॉब, जॉब में कब है 96-97 से, और क्लेम कर रहा है 40,000 का उसने ग्रेचुटी रिसीव किया है, कितना क्लेम कर लिया, डिडक्शन कितना क्लेम कर लिया 40,000 का, ठीक है क्या, ग्रेचुटी इन दैट ईयर। फिर उसने ज्वाइन कर लिया अनदर ऑर्गेनाइजेशन और लेफ्ट कर दिया उसने यहाँ पर, ठीक है, उसने उसको भी ग्रेचुटी मिल गई कितनी 9,80,000 रुपये। वाइल कैलकुलेटिंग दी एग्जेम्पशन फॉर ग्रेचुटी फॉर असेसमेंट ईयर कितना है 23 और 24, फिर स्टैच्यूटरी लिमिट जो 20 लाख है शेल बी रिड्यूस्ड बाय 40 लाख। मतलब कि क्या हो गया, एक बार तुमने ले लिया एग्जेम्पशन, उसमें से अब जितना भी एग्जेम्पशन मिला, जितना भी एग्जेम्पशन, जैसे हमारे केस में 5 लाख का हमें मिला था, ठीक है, 5 लाख में से मान लो 2 लाख रुपए का हमने मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम करके 2 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया, 3 लाख हमारा टैक्सेबल हो गया था, तो 2 लाख आ गया, तो 2 लाख में माइनस कर देंगे किसमें से, उसकी स्टैच्यूटरी लिमिट कितनी थी 20 लाख। तो यानी कि नेक्स्ट वाले जॉब में जब भी हम ग्रेचुटी मिल रही होगी हमको और हमें लिमिट देखनी होगी, तो लिमिट कितनी हो जाएगी वो 18 लाख, यानी 18 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगी। बात समझा या नहीं समझा? देखो अगर पहला वाला, अगर मैं बोल रहा हूँ पहले जॉब में है और पहले जॉब में हमें 5 लाख रुपए मिले हैं किसके, ग्रेचुटी के, ग्रेचुटी रिसिप्ट, और हमने एग्जेम्पशन ले लिया है यहाँ पर 2 लाख रुपए का, ठीक है क्या, कितने का 2 लाख रुपए का, तो कितना आ जाएगा टैक्सेबल 3 लाख टैक्सेबल हो गया। अब दूसरी जॉब में है, दूसरी जॉब में से मेरे को 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम लिमिट लेंगे, एग्जेम्पशन निकालते वक्त की लिमिट लेंगे, तो ये क्या चीज़ आ जाएगा, ग्रेचुटी रिसीव्ड 7 लाख, और यहाँ पर स्टैच्यूटरी लिमिट लेते थे 20 लाख नहीं लेंगे, इस बार लेंगे 20 लाख माइनस कितना एग्जेम्पशन ले लिया हमने 2 लाख, तो यानी कि 18 लाख रुपीस, और फिर यहाँ पर जो मिल जाएगा, फिर भी एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा उसकी बात अलग है। अगर मान लो ज़्यादा है यहाँ पर ग्रेचुटी, अगर 7 की जगह मैं बोलूँ 50 लाख मिली है, फिर समझ में आ रहा है क्या, ग्रेचुटी अगर मैं बोलूँ 50 लाख मिली है तो उसको लिमिट की दिक्कत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, यानी 20 लाख से ज़्यादा तो उसको देंगे ही। 7 लाख ग्रेचुटी थोड़ी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, 7 लाख तो एक नॉमिनल सा वैल्यू हो गया, ठीक है क्या, कुछ भी नहीं है एक ग्रेचुटी का, ठीक है। ग्रेचुटी मिलती है 50 लाख, और हायर रैंक सैलरी अगर देखो, हायर रैंक जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी करोड़ में जाती है, ठीक है, कि ग्रेचुटी रिसीव्ड करोड़ में, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर नॉर्मल कितना हो जाएगा वो लिमिट, सीधा ना जेन्युइन है ना, कि स्टैच्यूटरी लिमिट पहले तुमने ले लिया ना, यानी टोटालिटी में हम एग्जेम्पशन 20 लाख से ज़्यादा नहीं देने वाले। जिंदगी में तुम्हारी ज़िंदगी भर कितना भी ग्रेचुटी तुमको मिल रहा हो, किसी से भी मिल रहा हो, ठीक है ना, यही है ना। नेक्स्ट अगर क्या कहना है, वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर, यानी कि अगर पहले वाले एम्प्लॉयर से मिलेगा तो क्या चीज़ आ जाएगा, वाइल क्लेमिंग स्टैच्यूटरी लिमिट एनी अमाउंट अर्लियर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन इतना शेल बी रिड्यूस फ्रॉम, मतलब सेम सिमिलर पैटर्न पर ही होगा, यानी कि ये यूपर वाला क्या था सेम प्रीवियस ईयर, और ये क्या है अलग अलग प्रीवियस ईयर, पहले कभी लिया था और अभी, ठीक है क्या, दोनों समझ में आया अच्छे से। डिडक्शन यूज क्यों कर रहे हैं वो, डिडक्शन मतलब वो उसी की बात कर रहे हैं ना, फिर एग्जेम्पशन को होता है, एग्जेम्पशन, हाँ तो एग्जेम्पशन को ही वो डिडक्शन बोल देते हैं कभी कभी, जो डिडक्शन अभी लिया है आपने उसको क्या बोल देते हैं हम, कभी कभी डिडक्शन ही बोल देते हैं, मतलब नाम स्पेसिफिक नहीं है, डिडक्शन फ्रॉम दी, उसका किस में से लिया उसने, ग्रेचुटी में से डिडक्शन ले लिया, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो नाम सा कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, ग्रेचुटी हो गया। लीव सैलरी एनकैशमेंट की बात करते हैं, लीव सैलरी एनकैशमेंट को, उससे पहले हम लोग लेते हैं पेंशन को, नहीं रुको, लीव सैलरी एनकैशमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट का दूसरा पार्ट। लीव सैलरी एनकैशमेंट मतलब क्या, छुट्टियों का पैसा, छुट्टियों के बदले छुट्टी या छुट्टियों के बदले पैसा, यानी कुछ इकट्ठी कर लेते हैं हम छुट्टियाँ, साल में कुछ इकट्ठी कर लेते हैं छुट्टियाँ, और साल में जब रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के वक्त हम उन छुट्टियों का पैसा ले लेते हैं एम्प्लॉयर से। तो अगर वो छुट्टियों का पैसा आपने ले लिया है तो हम टैक्सेबिलिटी भी देखेंगे कि क्या चीज़ हो रही है यानी कि हो रही है। देखो, अलाउ फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ लीव, अच्छा अवेल ड्यूरिंग द ईयर, या फिर अगर आपने लीव सच लीव में बी अवेल ड्यूरिंग द ईयर, और एक्यूमुलेट कर सकते हो, या फिर लीव के बदले लीव ले सकते हो आप, या फिर उसके बदले सब्सिक्वेंटली उसको एनकैश्ड करा सकते हो। अगर एनकैश कराया है आपने तो फिर वो लीव सैलरी एनकैशमेंट कहलाएगी, और उसके लिए फिर टैक्सेबिलिटी इस तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहला
लीव सैलरी एनकैशमेंट कितना आ गया, लीव सैलरी एनकैशमेंट में ड्यूरिंग दी कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस अगर मिल रहा है, टर्मिनेशन पर मिल रहा है, या फिर पेड टू द लीगल हेयर को दिया गया है, मतलब उसकी डेथ हो गई है और डेथ के बाद उसको मिल रहा है, ठीक है क्या, उसके लीगल है तो क्या जो है, ठीक है। और इसमें अगर टर्मिनेशन पर मिल रहा है तो दो चीज़ें, वही क्या चीज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय, ठीक है। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लीव सैलरी रिसीव्ड, लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, कितना आ गया जल्दी बताओ यहाँ पर, सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको कुछ मिलता है, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट पर हम एग्जामिशन देने वाले हैं, ठीक है क्या। और आप इसी नाम से क्या करते हो, अच्छा इस पर ग्रेचुटी पर एग्जामिशन है तो सैलरी की जगह हमने इसको ग्रेचुटी बोल दिया, मैं सैलरी दे रहा हूँ बट मैंने क्या बोला, इसको टोटलिटी में एक अमाउंट क्रेडिट किया, मैंने बोला ग्रेचुटी है ड्यूरिंग द ईयर, तो उन्होंने बोला अच्छा ये ड्यूरिंग द ईयर है तो हम इसको एग्जाम कर रहे हैं, नहीं सॉरी टैक्स कर रहे हैं, पूरा फुल्ली टैक्सेबल, ओके। लीव अगर लीव सैलरी आपको मतलब इनकैश किया गया है कब, ड्यूरिंग दी कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर टर्मिनेशन के वक्त कर रहे हो तो दो चीज़ें आएंगी, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या तो वो प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या बोल रहे हैं, बोलो जल्दी से, पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा, कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हियर डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और फॉरेन गवर्नमेंट, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन गवर्नमेंट में आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाले में क्या था, ग्रेचुटी वाले में, ग्रेचुटी वाले लोकल अथॉरिटी था क्या वहाँ पर, लोकल अथॉरिटी वाला, तो यहाँ पर इतना टेक्निकल वैसे मैं बोलूँगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ इन्होंने लॉ में दे रखा है तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर लीव सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या मतलब है, एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस लीव सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कौन सा, ये सारे के सारे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अगर एम्प्लॉय है, या फिर लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय है, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इज एग्जेम्प्ट टू द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है, सबसे पहला आ जाएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज लीव सैलरी, दूसरा क्या हो जाएगा 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए से ज़्यादा का हम उसको एग्जेम्पशन देंगे नहीं, ठीक है। ये दोनों तो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी सबसे पहले यानी जितना मिल रहा है वो तो आएगा ही आएगा लिमिट में। दूसरा आ जाएगा कि एक लिमिट याद करनी है हमें, क्या, ग्रेचुटी की 20 लाख लिमिट, स्टैच्यूटरी लिमिट, और इसमें क्या है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए यानी कि लीव का 3 लाख रुपए से ज़्यादा देंगे नहीं। अच्छा 10 मंथ और एवरेज सैलरी पर मंथ, अब एवरेज मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कैसा है, तो एवरेज सैलरी पर मंथ आ गया तो एवरेज नीचे बताएगा वो कितने महीने का मांग रहा है वो आपसे, ठीक है। कितने महीने का मांग रहा है अभी भी वो 10 मंथ्स का ही मांग रहा है, यानी कि 10 मंथ हो गया, और यहाँ पर एवरेज सैलरी पर मंथ लिख दे, तो पिछले 10 महीने का ही होगा या नहीं होगा। सर तो लास्ट में जो काम करते हैं उसके हिसाब से देते हैं कौन सा का बेनिफिट, लीव का एवरेज सैलरी 10 मंथ का एवरेज बोल रहा है, लास्ट 10 मंथ्स का ना, लास्ट 10 मंथ का, हाँ लास्ट 10 मंथ सर हमने स्टार्टिंग में काम किया, हाँ स्टार्टिंग में मतलब पहले से काम करते हुए आ रहे होंगे, पहले से काम करते हुए आ रहे, तो जितना भी सैलरी मिल रहा है पिछले जिसमें रिटायरमेंट हुआ है वहाँ से क्या लिया जाएगा, रेट से कंप्यूट, हाँ वहाँ से पिछला 10 मंथ्स। अभी देखो थोड़ा डिफरेंस मिलेगा यहाँ पर, थोड़ा देखो क्या डिफरेंस मिलेगा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक्चुअल आ गया हमारा 3 लाख आ गया, 10 मंथ का पिछला एवरेज आ गया, और लीव एट द क्रेडिट और एवरेज सैलरी पर मंथ। तो लीव एट द क्रेडिट बोला, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एंटाइटलमेंट देखेंगे, एक महीने एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हर एक साल में कितना छुट्टियां मिलनी चाहिए आपको, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है आपको कि एंटाइटलमेंट आपको हमारी तरफ से कितनी है, यानी कि हम लेकर चलेंगे साल का आपको छुट्टियां अलाउ होती हैं 1 महीने की, साल में 1 महीने की आपको छुट्टी अलाउ होती है। अच्छा उसमें से आपने कितना एक्चुअल में छुट्टियां ले ली हैं उसको माइनस कर दो, उसमें से कितना आपने ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द सर्विस आपने एनकैश करवा लिया है उसको माइनस कर दो, वो आपका बच जाता है लीव एट द क्रेडिट। ठीक है क्या, लीव एट द क्रेडिट मतलब समझ में आया, यानी कितनी छुट्टियां आपके पास बची हैं, ये जो लिमिट है ये कौन बता रहा है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है। एक्चुअल में आपके पास ज़्यादा हो सकती हैं, उससे कम नहीं होगी सर, एक्चुअल में ज़्यादा होती हैं, एक्चुअल में ज़्यादा हो सकती है। क्यों, ये इसने लिया क्या कि 1 साल में आप
1 महीने की छुट्टी में हम करके चल रहे हैं। लेकिन कोई इंडस्ट्री है 1 साल में वो आपको 2 महीने की छुट्टी देती है। कोई इंडस्ट्री है 1 साल में वो आपको 2 महीने की सैलरी मतलब छुट्टियां देती है, तो आपकी छुट्टियां ज़्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम उनको नहीं देखेंगे। तुम्हें एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है, कौन सा टर्म्स मिल रहा है, 3 महीने मिल रहा है, 4 महीने मिल रहा है, 6 महीने मिल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे हिसाब से तुम्हें लीव एनकैशमेंट कितना मिल रहा है, क्रेडिट में कितना है तुम्हारे पास, पहले सबसे पहले क्या लेंगे, बोलो बोलो, जितना साल आपने कंप्लीट किया, ठीक है, जितने साल कंप्लीट किया ना, कंप्लीटेड ईयर सर्विस, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मंथ, कंप्लीटेड ईयर का 1 मंथ, उतना आपके पास छुट्टियां अवेलेबल हैं। उसमें से आपने ले कितनी ली, मतलब छुट्टियों के बदले छुट्टियां कितनी ले ली, वो माइनस कर दो, ठीक है, और फिर माइनस कर दो क्या, जितना आपने एनकैश करवा लिया वो माइनस कर दो। अब आपके पास इतनी छुट्टियां बची हैं जो हम एनकैश करेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बात समझ पा रहे हो? तो अब यानी कि वो भी कितना आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई, लीव एट दी क्रेडिट मिल जाएगा आपको। मान लो ये आ गया, अब लीव एट दी क्रेडिट 3 महीने या फिर मान लो कि 20 महीने, 20 मंथ्स आ गया, ये टोटल मिला के आ गया। मान लो कि 20 साल आपने कंप्लीट किए, 20 साल मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये मान लो 30 साल आपने कंप्लीट किए, 30 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा, ये 30 मंथ्स का लीव आ गया। एंटाइटलमेंट आपने कितना ड्यूरिंग द ईयर ले लिया था, मैंने बोला 2 महीने में ले चुका था, या फिर चलो 10 महीने में ले चुका हूँ ड्यूरिंग द ईयर, और मैंने 5 को एनकैश करा लिया है, तो कितना बच गया मेरे पास, 15 बच गया एट लीव एट दी क्रेडिट, और 15 मंथ्स बच गया, तो 15 महीने की यहाँ पर, और ये एवरेज सैलरी पर मंथ में से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 15 महीने की लीव सैलरी बन गई, लीव सैलरी आ जाएगी 15 महीने की। समझ में आया या नहीं आया ये वाला? अभी निकालेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कि इफ लीव एंटाइटलमेंट इज गिवन इन डेज, अगर डेज में मिलेगा, यानी वो तो मंथ का है तो उसको डेज में कैलकुलेट कर दो, तो डेज कितना, 1 महीने में 30 दिन लेने हैं, तो यानी पूरे साल में 30 दिन की कैलकुलेशन निकलेगी। यही कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, डेज में हो जाएगी। यही कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, डेज में हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 30 मंथ है तो ये कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, 900 दिन। अरे बोलो ना, यही होगा ना। अच्छा 10 मंथ्स हो गया, तो वो ये जो देगा वो किस में देगा, वो डेज में देगा, मंथ्स को मंथ्स नहीं दे रहा कि कितने महीने का उसने एनकैशमेंट करा लिया, इतने महीने की छुट्टियां ले ली। अब वो क्वेश्चन आपको मंथ में नहीं दे रहा, अब वो डेज में दे रहा है, तो आपको कैलकुलेशन भी क्या लेनी है, डेज वाली। तो एंटाइटलमेंट कितना रह गया आपके पास, 300 दिन, और माइनस अगर वो बोलता है आपको, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 200 डेज को उसने एनकैश करा लिया, मतलब छुट्टी करा ली, छुट्टी के बदले छुट्टी ले ली, ठीक है, एक्चुअल में छुट्टियाँ ले ली और उस एनकैश करा लिया, मान लो उसने ये कितना 900 था ना हमारे पास, हाँ, तो ये 500 दिन का उसने पहले से ही पैसे ले लिए थे, तो कितने बच गए जल्दी बताओ, 700, कितने बच गए, 900 माइनस 200 माइनस 500, कितने बच गए, 200, 200 डेज आ गए क्या? अरे समझ में आया क्या इसमें? 200 डेज, तो 200 डेज का लीव एनकैशमेंट चाहिए होगा लास्ट में, नहीं समझ में आया? पूछो, बोलो क्या, कौन सा वाला, कौन सा लीव एनकैशमेंट, ये पूरा ही नहीं समझ में आई वाला? नहीं सर, थर्ड वाला कौन सा? लीव एनकैश मतलब कितना पैसा ले लिया, छुट्टियों के बदले छुट्टी लेना, पहला वाला छुट्टियों के बदले लीव एक्चुअली टेकन, छुट्टियों के बदले छुट्टियां ले ली मैंने बोला मेरे 3 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने उसकी जगह छुट्टियां ले ली आगे, जो मतलब वर्किंग डेज थे मैंने उसकी छुट्टियां ले ली, तो वो छुट्टियां बची थोड़ी मेरे पास, तो उसका एनकैशमेंट मिलेगा क्या हमको, मतलब उसका पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा छुट्टियों के बदले कितना पैसा ले लिया हमने, मतलब छुट्टियां नहीं ली, उसके बदले मेरे को पैसा दे दो, तो पैसा ले लिया, तो वो भी हट जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ क्या बच जाएगी हमारे, एट दी एंड में कितना क्रेडिट बच गया, लीव एट दी क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग इसे, लीव एट दी क्रेडिट शेल बी इन डेज, अगर डेज होगा तो डेज में कैलकुलेशन हो जाएगी, और डेज में कैलकुलेशन होगी तो ये जो मंथ है इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 30, वेरी गुड, यानी कि ये भी डेज का ही कैलकुलेशन ले लेंगे ना, पर डे का सैलरी ले लेंगे कि पर डे की सैलरी कितनी है, तो वो सैलरी निकल जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, वाइल कंप्यूटिंग द लीव एंटाइटलमेंट, मैक्सिमम लीव अलाउड कितना हो जाएगा, 30 डेज बता चुका हूँ ये मैं, ठीक है। और फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फ्रैक्शन शैल बी इग्नोर्ड, यानी कि कंप्लीशन में क्या बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पर, यानी कि अगर उसने 30 साल 6 महीने 3 दिन काम किया तो उसको 30 साल ही लिया
जाएगा। ठीक है, अच्छा एवरेज की जब हम बात करते हैं तो पिछले 10 महीने का एवरेज यहाँ पर भी है क्या, बेसिक डीए आ जाएगा। और डीए में यहाँ पर क्या क्या ले रहे हैं हम लोग डीए में क्या क्या ले रहे हैं, डीए में डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट देन सेम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी सैलरी फॉर दिस पर्पस। ठीक है, हाउएवर डीए इटसेल्फ इज अ टैक्सेबल। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जल्दी बताओ, डीए इन टर्म्स। ठीक है क्या, यानी कि अब यहाँ पर डीए इन टर्म्स आ गया तो क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बोलो कमीशन आ गया। जब भी डीए इन टर्म्स आएगा दिमाग में क्या डालना, कमीशन, कमीशन पूरा करो। बिल्कुल सेम क्या हो गया, पोगा में जो नहीं कवर था वही लिमिट है, जो सैलरी हम पोगा में नहीं कवर के लिए निकाल रहे थे वही है पूरा का पूरा, पिछले 10 महीने की, और ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है क्या, अच्छा और यहाँ पर 10 मंथ्स क्या चीज़ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, 10 मंथ वहाँ पर कब ले रहे थे, जिस मंथ में हम रिटायर हो रहे थे उसके पिछले मंथ क्या 10, लेकिन यहाँ पर क्या करना है लीव एनकैशमेंट में, जिस मंथ में हम रिटायर कर रहे हैं, मतलब जिस डेज में रिटायर कर रहे हैं उसी डे के पीछे 10 महीने वहीं से ही चालू हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि पिछले में अगर हम पोगा में देख रहे थे वो 18 तारीख को क्या हुआ, रिटायर हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि उसको पिछले अक्टूबर तक ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या पूरे डेज की कैलकुलेशन जाएगी, बिल्कुल 18 से 18। समझ में आ रहा है कि ये देखो यहाँ पर अगर बोले इफ एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है 18 नवंबर 2023, ठीक है, 10 मंथ एवरेज सैलरी शैल बी द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम दी 19 जन 2023 से लेकर 18 नवंबर 2000। ठीक है क्या, तो यानी कि यहाँ से इमीडिएटली प्रेसिडिंग्स हो गया क्या, बोलो एंडिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि कितने यहाँ पर जैन में कितने महीने की सैलरी लेंगे, 19 महीने की सैलरी, सॉरी 19 डेज की, 19 दिन ना, जैन में कितना 19 दिन की सैलरी हम लेंगे, और बाकी में फिर पूरे महीने, और फिर यहाँ पर नवंबर में भी कितने 18। ओके क्या ये समझ में आया क्या, अच्छा। वाइल कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर 10 ईयर्स 9 मंथ्स 10 ईयर्स ही लिया जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिमिट की बात, एक बार देखो यहाँ पर लिमिट में क्या आ रहा है, लिमिट क्या आ रहा है, पोगा वाला आसान था, ये मुश्किल था क्या, लीव एनकैशमेंट की बात करो जल्दी से, देखो कैसे मुश्किल था। अब कंक्लूजन देखते हैं ना क्या है, लीव एनकैशमेंट मिला है हमें, हाँ तो स्टैंडर्ड वाले में क्या है 3 लाख, ये तो याद ही हमें। अब यहाँ पे दूसरा और तीसरा और चौथा, यहाँ पे 4 है, इसमें से ये वाला तो याद है ही आपको। इसमें क्या है 10 मंथ का एवरेज सैलरी है, 10 मंथ मतलब एवरेज सैलरी आ गया, एवरेज सैलरी पर मंथ, ओके ये भी याद हो गया। और बोलो, और यहाँ पर ये बताओ ये कितना होगा, बोलो सबसे पहले लीव एट दी क्रेडिट कितना बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको एवरेज सैलरी पर मंथ, पर मंथ अगर ये डेज में है, ये डेज में है तो ये डेज का पर मंथ हो जाएगा, यानी डिवाइड बाय 30 हो जाएगा। ओके क्या, अच्छा ये अगर हमने निकाला तो सबसे पहले आपको देखो क्या निकालना है, ये आपको मिला होगा, ये आपको याद होगा, ये आपको निकालना है पर मंथ की सैलरी। और डीए सैलरी में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स हो गया, और प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है क्या, टर्नओवर का मतलब टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमीशन आ गया क्या, अच्छा फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अच्छा ये आ गया, ये पर मंथ का आ गया, वो भी क्या एवरेज। और एवरेज कहाँ पर लेंगे, बोलो जहाँ पर रिटायरमेंट हुआ उससे उसी डेज से पिछला। ठीक है क्या, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा ये बोलो, लीव एट दी, अच्छा ये एवरेज ये भी निकल गया, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन की आपने, एक ही तो कैलकुलेशन की अभी तक, और दूसरी कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, जब ये निकल गया तो ये भी निकल गया। ठीक है क्या, अब लीव एट द क्रेडिट, अब लीव एट द क्रेडिट आपको क्या दिखाना है, बोला सबसे पहले क्या कि जितने ईयर है, यानी कि मंथ्स में है तो 1 मंथ मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में बेनिफिट है 6 मंथ का या नहीं है, नहीं है, 6 मंथ का बेनिफिट नहीं है। इसी तरीके से आपको बार बार लिखना है इसको, तब जाके दिमाग में जाएगा ये सारी चीज़ें, समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि कितना आ जाएगा फिर उसके बाद
माइनस कर देंगे, ये तो आ गया क्या, एंटाइटलमेंट आ गया, इतना हमारे पास होना चाहिए तुम्हारे पास। फिर उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअली कितना आपने लीव टेकन, लीव टेकन ऑलरेडी ले लिया ड्यूरिंग द ईयर माइनस। अच्छा फिर उसके बाद क्या, एन कैश करा लिया है, कैश करा लिया है कितना ड्यूरिंग द ईयर, माइनस हो जाएगा वो भी, जितना बच गया वो एट द एंड पे आपके पास बचा होगा, लीव एट द क्रेडिट ये बचा होगा, इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे इससे और विच एवर इज लोअर वाला हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल कर चलेगा। बोलो यस और नो। कैशमेंट का पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है किसी फील्ड में। नॉर्मल अगर एम्प्लॉय अगर बोलोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट फिक्स है, तो यानी कि फिक्स नहीं, वो भी लास्ट में लिया जाता है ना, लास्ट में सैलरी का। ये फिक्स है जो आप चाहे जितना साल भी सर्विस करो लेकिन वो 310 दिन का तो इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ बोल रहा है, फुल्ली एग्जाम कर रहा है। डिपार्टमेंट का क्या है सर, बस वो लॉ बना दो, डिपार्टमेंट नहीं, आप समझो ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दे कौन रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये दूंगा और फिर गवर्नमेंट ही बोल रहा है कि मैं दूसरे अपने डिपार्टमेंट के थ्रू बोल रहा हूँ कि तू उससे पैसा ले ले, तो ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं हो जाएगा क्या, बात समझ में? तुम कह रहे हो कि तुम एग्जाम्पशन दोगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट में क्या कर रहा है, एग्जाम्पशन कर रहा है। गवर्नमेंट के ही तो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भैया अगर ये गवर्नमेंट है तो हम बेनिफिट दे रहे हैं इनको, तो क्या बेनिफिट दे रहे हो तुम? अगर मान लो सेंटर पे कोई एक बंदा आ गया और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट सेंटर के अंडर में आ रहा है, इनकम टैक्स किसके अंडर में है, सेंटर के अंदर, और स्टेट डिपार्टमेंट का कोई बंदा है और उसको सैलरी, उसको क्या मिल रहा है, लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, तो अब तो हम कह रहे हैं, सेंटर वाला बोल रहा है कि हम टैक्स लेंगे, तो आ गया ना फिर दिक्कत, तो गलत हो जाएगा ना, फिर वो चिल्लाएंगे, करेंगे ऐसे कैसे ले सकते तुम, ठीक है क्या? तो इसीलिए क्या बोलते हैं भैया चलो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके एम्प्लॉय को हमने छोड़ दिया, लोकल अथॉरिटी को नहीं मानते यहाँ पर लीव एनकैशमेंट लोकल अथॉरिटी को नहीं मानते, ठीक है क्या? हाँ हाँ नहीं उसको नहीं मानेंगे, उसको लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन में क्या लेंगे, नॉन गवर्नमेंट में लेंगे उसको, ठीक है क्या? अच्छा बुक है क्या, बोलता हूँ, बता रहा हूँ 21 हो गए हैं पक्का किया क्या तुमने आज, क्वेश्चन ही तो किया HRA का बस, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया आपने, HRA क्वेश्चन क्या अरे यार इसका आगे इतना, ये तो समझ में आया है आपको या नहीं आया, बोलो एक बार देख लें इसका एक छोटा सा देख लें क्वेश्चन कर लोगे? ये क्या है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो अब क्वेश्चन में एक है एम्प्लॉय, देखो मैंने क्या दो सिनेरियो बता रहा हूँ यहाँ पर, एक तो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, लीव दे रहा है, और वो कह रहा है कि 1 ईयर में 2 मंथ्स का लीव रहेगा आपके लिए, ठीक है क्या? अच्छा 1 मंथ क्या बोल रहे हैं हम लोग, 1 ईयर में 2 मंथ्स का क्या रहेगा, लीव रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर कितना बता रखा है जल्दी से बताओ, कितना 1 मंथ, यानी कि अब जब हम कैलकुलेशन लेंगे, जैसे कि अगर मान लो उसने 30 ईयर्स कितना है, 30 ईयर्स 6 मंथ 9 डेज उसने कंप्लीट किया है रिटायरमेंट के लिए, सर 30 इयर्स तो कितना लिया जाएगा, 30 ईयर्स। सैलरी अगर मैं बात करूं, उसकी सैलरी ली जाएगी उसकी 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है क्या? 50,000 रुपये पर मंथ, ओके। और हाँ, लीव टेकन ड्यूरिंग द ईयर,
ड्यूरिंग द ईयर फॉर 30 आगे मैंने 20 मंथ्स के लिए, ठीक है क्या, 20 मंथ्स के लिए, एंड लीव एनकैश्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द सर्विस लिख देना, ड्यूरिंग द सर्विस। ये आ गया आपका 5 मंथ्स, ठीक है बस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो और रिसीव तो बता दूं, लीव एनकैशमेंट रिसीव, लीव एनकैशमेंट सैलरी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, कितना आ जाएगा, ये मान लो 50 लाख रुपीस हो गया, 50 लाख रुपीस हो गया। और ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो पूरा एग्जाम में। अब चलो निकालेंगे सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, पहले तो एग्जेम्पशन निकालते हैं, एग्जेम्पशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे बोलो, पहले तो रिसीव कितना हुआ, ये होगा लीव एनकैशमेंट रिसीव, लीव सैलरी रिसीव 50 लाख रुपए, दूसरा 3 लाख की चीज़ आ गई, चौथा बोलो जल्दी, तीसरा बता दो, पिछले 10 मंथ्स का एवरेज कितना आएगा, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी चेंज नहीं है तो क्या वही आने वाला है, पक्का, 50,000 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है क्या, वही आने वाला है पूरा, 5 लाख, तो कितना आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 ही आएगा क्या, एवरेज तो निकालना आ जाएगा ना आपको, ठीक है, अच्छा, और डिवाइडेड, अच्छा फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, फोर्थ, हाँ लीव एट द क्रेडिट, अब लीव एट द क्रेडिट, हाँ बोलो होती है, लीव एट द क्रेडिट हो जाएगा सर कितना, लीव एट द 30 साल है ना, क्रेडिट 30 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। तो अब यानी कि लीव एट द क्रेडिट निकालेंगे, बोलो लीव एट द कितना, लीव एट द क्रेडिट कितना आ जाएगा, 30 माइनस 20 माइनस 5, लीव एट द क्रेडिट। सबसे पहले एंटाइटलमेंट निकालेंगे, 30 साल 30 इंटू 1, एंटाइटल कितना हो गया, 30 एंटाइटलमेंट कितना आ जाएगा, 30 एक साल में हमें डिपार्टमेंट कितना बोलेगा, वैसे ये बोल रहा है कि हमारे पास कितना है, वैसे ये कह रहा है कि हमें 2 महीने की लीव मिल रही है, लेकिन डिपार्टमेंट कितना बताएगा, 1 मंथ बताएगा क्या हमेशा, कितना आ जाएगा 1 मंथ मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंप्लीट 30 मंथ्स आ गए क्या, ये कौन था, ये कुत्ता भौंका था, एक सेकंड, हेलो सर, माइनस 20 हो जाएगा, लीव एट द क्रेडिट, अच्छा लीव टेकन आएगा ना फिर, लीव टेकन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 मंथ्स, और लीव इन कैश हो जाएगा माइनस आ गया कितना, 5 मंथ्स माइनस इन कैश, अच्छा लीव एनकैश्ड कर लिया, 5
5 मंथ्स आ गया। लीव एट द क्रेडिट कितना आ गया? लीव एट द क्रेडिट कितना आ जाएगा? 5 मंथ्स। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 5 मंथ्स into 50,000 ऊपर निकाल दिया हमने 50,000। 2,50,000 तो यानी ये 2,50,000 आ गया क्या? सब एग्जाम्पशन भी नहीं मिलेगा 2,50,000। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 लाख 5 लाख आ गया। 3 लाख है और ऊपर 3 लाख है और ये कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा टोटल मिला के? 2,50,000 का हमारे को क्या मिल गया? एग्जाम्पशन। तो 2,50,000 आ गया। लीव एनकैशमेंट रिसीव कितना था? कितना आ गया? बोलो जल्दी से। 2 लाख 50,000 नहीं टोटल मिला कितना था? 50 लाख मिला था ना? यस सर 50 लाख मिला था माइनस और ये माइनस हो गया इतना 2,50,000। 47 लाख 50,000 ठीक है। जैसे वहाँ पर 2.5 लाख आ गया माइनस करके तो निकलेगा कितना? 47 लाख 50,000 47,50,000 हमारा क्या हो जाएगा? 47,50,000 हमारा हो जाएगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बुक में आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा इसका, जो आपकी स्टडी मटेरियल में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही वाला पूरा का पूरा उठ के आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो आप ये कर लेना, स्टडी मैट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली स्टडी मेट है अब वो बताना। क्या पहली वाली में कितने चैप्टर थे? सेकंड वाली में होगा ये सेकंड सैलरी किसमें? अच्छा बुक की बात करते मॉड्यूल 2 में। हैं। मॉड्यूल पता नहीं मॉड्यूल का किस में डिवाइड कर रखा है तुम्हारा, मॉड्यूल 2 है ना? अच्छा कभी मॉड्यूल कभी देखना चालू किया अभी आपने? हाँ आसान तो थे वो सारे हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि बुक देखनी चालू की तुमने? बुक में जितना कंटेंट है एच पे चल रहा हूँ ना तो आपका लेस देन नो टाइम में यहाँ से ये खत्म होता रहेगा चैप्टर। ये जो बुक में दिया अल्टीमेट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। सारे प्रोविजंस दे रखे हैं आपको आराम से, और सारे की सारी चीज़ों में से पूरा का पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा। स्टडी मटेरियल अगर पढ़ने बैठ गया तो हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच।